विकास के नाम पर विनाश का बड़ा खेल, एक यादव सिंह के बहाने दो सरकारों की पड़ताल। हर यादव सिंह होगा बेनकाब अरबों के खेल में और कितने धन कुबेर। हर डील की पूरी डिटेल, जी संगम की सबसे बड़ी मुहिम। तो जी संगम की इस मुहिम की शुरुआत होगी उस गुस्से की तस्वीर से आज, जो नोएडा अथॉरिटी के बाहर सड़कों पर देखने को मिली और नोएडा से दूर शाहजहांपुर से सामने आई है। यादव सिंह पर हो रहे लगातार खुलासों के बाद अब सामाजिक संगठन भी लामबंद होने लगे हैं और करप्शन के इस किंग के खिलाफ अब आवाम सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगी है, इस उम्मीद के साथ कि कम से कम अब तो सरकार जाग जाए और ऐसे अधिकारियों पर सख्ती करे। तो यादव सिंह के काले साम्राज्य के खिलाफ अब लोगों का गुस्सा भी भड़कता जा रहा है और आज नोएडा में कई संस्थाओं ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने यादव सिंह और नोएडा अथॉरिटी की जांच सीबीआई और ईडी से कराए जाने की मांग की। वहीं लखनऊ और शाहजहांपुर से भी विरोध की खबरें लगातार आ रही हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं नोएडा और शाहजहांपुर में विरोध की ये तस्वीरें। यादव सिंह के काले साम्राज्य के खिलाफ अब लोगों का गुस्सा भड़कता जा रहा है। जिस तरह से लगातार खुलासे हो रहे हैं और उस पर सरकार की जो प्रतिक्रिया है, जो कार्रवाई की गति है, उसको देखकर लोगों में गुस्सा। लखनऊ में, नोएडा में और शाहजहांपुर में इस तरह के प्रदर्शन हुए जिसमें लोगों ने मांग की कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाए, ईडी से करवाई जाए। यादव सिंह के खिलाफ शुरू हुए विरोध प्रदर्शन, सामाजिक संगठनों ने उठाई आवाज। सड़क पर पोस्टर बैनर के साथ मार्च और फिर नोएडा अथॉरिटी के गेट पर प्रदर्शन। ये आक्रोश फूटा है यादव सिंह और नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ। ये लोग अलग अलग संस्थाओं से जुड़े हैं, लेकिन इनकी मांगे एक ही है, यादव सिंह के करप्शन की जांच सीबीआई और ईडी से कराई जाए। जितने भी भ्रष्टाचारी, दुराचारी और जितने भी लोकाचारी जितने भी हैं, सब यहाँ पर भ्रष्ट के भ्रष्ट तंत्र यहाँ पर नोएडा अथॉरिटी में इकट्ठा हो गया हो। इसमें चाहे वो नेता हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो बिल्डर हो, चाहे वो ठेकेदार हो, इन लोगों ने नोएडा अथॉरिटी को एक गड्ढा बना रखा है जिसका आम आदमी और आम आदमी के सरोकारों से कोई मतलब नहीं है। नोएडा प्राधिकरण में तैनात यादव सिंह के एक के बाद एक हो रहे खुलासों के बाद अब समाजसेवी संस्थानों ने इस मामले में आंदोलन करना शुरू कर दिया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ जो कई समाजसेवी संगठन है इन्होंने आज प्रदर्शन किया और यादव सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी प्रदर्शन के दौरान जो पुलिस है, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प देखने को मिली, धक्का मुक्की देखने को मिली। साथ ही अब इन लोगों की मांग है कि इस मामले की, यादव सिंह से जुड़ा जो मामला है, इस मामले की सीबीआई जांच की जाए और साथ ही यादव सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। कई दिनों तक चली आयकर की छापेमारी के बाद जैसे जैसे यादव सिंह के काले साम्राज्य की परतें बेनकाब हो रही हैं, वैसे वैसे लोगों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है और इसी गुस्से ने अब धरना प्रदर्शन की शक्ल अख्तियार कर ली है, जिसे रोकने में नोएडा पुलिस को खासा पसीना बहाना पड़ रहा है। नोएडा अथॉरिटी में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आज नोएडा के कई समाज सेवी संघ एकजुट हुए हैं और मोर्चा खोला है ऐसे भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई संस्थानों के लोग पहुंचे और लगातार नारेबाजी दिख रहे हैं, बैनर पोस्टर दिख रहा है और मैं दिखाना चाहूंगी, आप देख सकते हैं और कितने हैं यादव सिंह, नाम बताओ, नाम बताओ, इस तरह की आवाज है और साफ कहना चाह रहे हैं कि लगातार ये ऐसे समाजसेवी संघ है जो कई बार इन्होंने आंदोलन किया है, चाहे वो 2004 का जमीन आवंटन घोटाला हो, चाहे फार्म हाउस घोटाला हो, और अब बात है यादव सिंह के अगेंस्ट। नोएडा में हो रहे इस प्रदर्शन के अलावा शाहजहांपुर में भी यादव सिंह के खिलाफ कई समाजसेवी सड़क पर उतर आए हैं।
सामाजिक कार्यकर्ता फकीरेलाल भोजवाल ने यादव सिंह की गिरफ्तारी और बर्खास्तगी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू किया है और 24 घंटे में मांगे नहीं माने जाने पर आमरण अनशन की चेतावनी दी है। नोएडा का इंजीनियर जो है यादव सिंह, और किसी एक मामूली सा आदमी है, आज उसके पास 1000 करोड़ से ज्यादा संपत्ति निकली है। ये देश का लुटेरा है, ये देश का गद्दार है। प्रदेश सरकार उसको संरक्षण दे रही है। आपको बता दें कि इसके पहले गुरुवार को लखनऊ विकास प्राधिकरण कर्मचारी संघ ने यादव सिंह की गिरफ्तारी की मांग की थी और आरोप लगाया था कि यूपी के विकास प्राधिकरणों में अभी भी कई यादव सिंह हैं जिन पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। और ये सरकार इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, इसका मतलब है सरकार की मंशा बहुत सही नहीं नजर आ रही। तो यादव सिंह को तो तत्काल गिरफ्तार कर लेना चाहिए और इतना सारे साक्ष्यों के पश्चात ये सरकार इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है तो इसमें तो बड़ी शर्मिंदगी पूरे प्रदेश की हो रही है, पूरे देश में फैल रही है। और हम लोग भी मान रहे हैं कि जब सरकार ऐसे अधिकारियों पे जो है कार्रवाई नहीं करेगी तो भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं लेगा और अधिकारियों के मनोबल बढ़ते जा रहे हैं। करप्शन के किंग के तौर पर सामने आए यादव सिंह के खिलाफ एक और जहां सामाजिक संस्थाएं लामबंद हो रही हैं और विरोध प्रदर्शन का दौर सड़क तक पहुंच गया है, तो वहीं इस मामले में राज्य अभियंता संघ की खामोशी कई सवाल खड़े कर रही है। ये खामोशी उस वक्त भी रही थी जब यादव सिंह को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया था। ऐसा तब है जब यादव सिंह किसी अभियंता संघ का सदस्य भी नहीं है। बहरहाल लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता होती है और जनता अगर करप्शन के खिलाफ इस तरह लामबंद हो रही है तो ये मानने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि अब यादव सिंह और उसके जैसे दूसरे करप्ट अधिकारियों के लिए आने वाले दिन अच्छे नहीं होने वाले हैं। नोएडा से अमित चौधरी, शिल्पा पुंडेर, शाहजहांपुर से शिव कुमार और लखनऊ से अवनीश विद्यार्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो नोएडा अथॉरिटी के गेट पर प्रदर्शन किया गया है, शाहजहांपुर में भी प्रदर्शन हुआ है, लखनऊ में भी इस तरह के प्रदर्शन हुए हैं। हमारे साथ अनुराग चड्ढा हमारे संवाददाता न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। अनुराग, यादव सिंह के मुद्दे पर जिस तरह के लगातार खुलासे हो रहे हैं और जी संगम की जो मुहिम है उसका असर कहें और फिर यादव सिंह के जो काले कारनामे हैं, जो काली संपत्ति है, उसकी जो परतें खुल रही हैं, इन सब को लेकर आम लोगों में किस तरह का आक्रोश है, किस तरह की नाराजगी है? देखिए जीत, अभी तक आम जनता को ये बात नहीं मालूम थी कि नोएडा का एक इंजीनियर इतना बड़ा सौदागर भी हो सकता है, उसके पास से हीरे जवाहरात और बेशकीमती दौलत निकलेगी। किसी ने इस बारे में नहीं सोचा था, लेकिन जी संगम शुरू से ही इस बारे में जो इस परत दर परत है वो खोल रहा है। और उसके बाद जो खुलासे हुए, कहीं ना कहीं लोगों ने उसको देखा और सड़कों पर लोग जुट गए। आज जिस तरीके से नोएडा अथॉरिटी पर लोग जुटे, उसके बाद लोगों से हमने बात की तो उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही कि 1 करोड़पति इंजीनियर के खिलाफ सरकार किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं उसको शह देने वाली बात है। और जो लोग हैं उनका साफ ये कहना है कि पहले भी मीडिया के माध्यम से उनको ये जानकारी मिली थी कि 954 करोड़ रुपए का घोटाला ये अधिकारी कर चुका है और फिर समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट में आ जाता है। तो ऐसे में सरकार को चाहिए था कि पहले उसकी प्रोफाइल के बारे में जानकारी करती और उसके बाद ही किसी तरह का कोई फैसला करती। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार ही उसको संरक्षण दे रही है, उसके बाद लोग ये कह रहे हैं कि चाहे बसपा हो या सपा हो, दोनों ही सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त इस अधिकारी को संरक्षण दे रही है। जी, यानी आपका कहना सीधा सीधा यह है कि अब तक इस मामले पर सरकार को जो कुछ करना चाहिए था वो करने में कहीं न कहीं ढिलाई बरत रही है। लोगों में ये मैसेज सीधे सीधे गया है और इसी बात को लेकर लोग गुस्से में हैं। देखिए जी, सरकार के पास इस बात का पूरा इनपुट है कि जो यादव सिंह है अथाह संपत्ति का मालिक है। आईटी की रेड उसके पास हुई है, उसके घर हुई है। इसके अलावा 954 करोड़ रुपए का के घोटाले का आरोपी वो रह चुका है। तो ये सब तथ्य ऐसे हैं कि सरकार अपनी इमेज को क्लीन करने के लिए यादव सिंह को सस्पेंड कर सकती थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया, बल्कि सरकार उसका साथ देती नजर आ रही है। पहली मर्तबा ये देखने को मिल रहा है जीत की सरकार को आईटी रिपोर्ट का इंतजार है। सरकार की आंखें आखिर क्यों नहीं खुल रही हैं? जो आईटी विभाग की टीमें हैं लगातार उसके पास से संपत्तियों के कागजात बरामद कर रही है। उसके घर में से 2 किलो डायमंड ज्वेलरी और 2 किलो सोने की ज्वेलरी मिलती है। इसके अलावा उसकी जो लॉकर्स हैं और बेशकीमती हीरे मिलते हैं। तो अगर कोई इंजीनियर इतना
अरबपति है, तो और सरकार को मालूम है कि उसका कोई बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि वो परिवार से बहुत मजबूत हो, और कहीं ना कहीं उसने ये संपत्ति अपनी सर्विस के दौरान ही कमाई है। तो इसी का हवाला देते हुए सरकार को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन सरकार को इंतजार है सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स की रिपोर्ट का। जी, इनकम टैक्स की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है सरकार, लेकिन इधर लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। किस तरह से गुस्सा बढ़ा ये तस्वीरों में हमने दिखाया, और हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं अनुराग चड्ढा की लोगों में कितना आक्रोश है। आपको बताएं, नोएडा अथॉरिटी के पूर्व सीईओ सुशील त्रिपाठी ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि नोएडा अथॉरिटी में सरकार हस्तक्षेप करती है, सरकार बताती है कि किस कंपनी को टेंडर मिलेगा और इसके बाद फॉर्म निकाला जाता है। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण का राजनीतिकरण हो गया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनाते हैं आपको। जब नोएडा शुरू हुआ तो सन 77 में जो शुरू करने वाले लोग थे उनकी सरकार गिर गई थी, तो बाद में ये कहा गया कि नोएडा में अब कुछ होना नहीं है क्योंकि उद्योग आ नहीं रहे थे दिल्ली से और बाकी यहां पर केवल लैंड एक्वायर हुआ था। मैंने उस समय काम किया और मुझे सरकार ने ये कहा या तो बंद कर दो या कुछ नए तरीके से बिना किसी सरकारी सहायता के, केवल सरकार ने 11 करोड़ रुपए 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हमें लैंड एक्वायर करने के लिए दिया था। तो ये स्थिति है जिस तरीके से पूर्व सीईओ ने अपनी बातें रखी हैं। अनुराग, नोएडा जब बना था, जब गठन हुआ था इसका, जब नाम पड़ा था ये, उस वक्त जो स्थिति थी वो बता रहे हैं एक अधिकारी सुशील त्रिपाठी, पूर्व सीईओ, और उन्होंने ये भी खुलासा किया है कि आज क्या स्थिति हो गई है। और इन सब के बीच उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि राजनीतिकरण हो गया है अथॉरिटी का। जो बिल्कुल अजीत, जो बेईमानी का धंधा लोग करते हैं उनका ये कहना होता है कि जहां विकास की संभावनाएं होती हैं, भ्रष्टाचार की संभावनाएं भी वहीं होती हैं। शायद यही वजह है कि जो नोएडा अथॉरिटी है लूट का एक बड़ा अड्डा बन गई है। और जिस तरीके से इन्होंने बताया कि जो टेंडर जारी होते हैं निर्माण के कार्यों के लिए, वो टेंडर पहले ही मैनेज कर लिए जाते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। हम भी नोएडा अथॉरिटी में देखते हैं कि जब भी कोई टेंडर का नोटिस निकलता है तो वो अखबारों में निकलता है, लेकिन अगर आप नोएडा अथॉरिटी में फॉर्म लेने जाएंगे संबंधित काम का तो आपको फॉर्म ही नहीं मिलेगा, यानी कि आप उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे जो टेंडर निकाला गया अखबारों में। जिस दिन टेंडर जारी होना होता है उससे एक दिन पहले आपको फॉर्म मिलेगा, वो भी तब जब आप अपना पॉलिटिकल इक्वेशन पूरी तरह से बिठा चुके होंगे, तब आपको फॉर्म मिलेगा और उसके बाद आपको वो काम मिलेगा। फिर उसके बाद कमीशन खोरी का खेल चलता है कि बेशक आप कितने पहुंच वाले हो, लेकिन जब तक आप कमीशन जमा नहीं करेंगे अथॉरिटी में उस अधिकारी के पास, तब तक आपको काम भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल, आपका शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए। धन्यवाद आपका अनुराग चड्ढा, हमारे संवाददाता जो बता रहे थे सीईओ सुशील त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा है। आपको फिर से सुनाते हैं कि किस तरीके से उन्होंने यह आरोप लगाया कि राजनीतिकरण हो चुका है और सरकार में बैठे लोगों को सब कुछ मालूम होता है और वहां से जो सेटिंग होती है उन्हीं को यह फॉर्म मिलता है। किसी भी तरह की निविदा का मामला हो, चाहे कोई भी टेंडर हो, वो एक नेक्सस है, इसी के तहत यह काम होता है। क्या कुछ कहा है, कैसे खुलासा किया, ये सुनिए। सन 78-79 में मेरे पास पैसा नहीं था कि हम लोगों को सैलरी देते। हम लोगों ने उस समय के दिन देखे हैं नोएडा के, और फिर अपने बलबूते पर सबकी मदद लेके, एंटरप्रेन्योर्स की मदद लेके, गांव वालों की मदद लेके, सारी जो टीम थी नोएडा की उसकी मदद लेके एक योजना बनाई, कैपिटल बजट बनाया और इसका मास्टर प्लान बनाया, क्योंकि पहले ये कोई टाउनशिप की योजना नहीं थी, केवल इंडस्ट्रियल एरिया की योजना। तो कठिनाई के 2 दिन थे। जब संपत्ति बनने लगी तब लोगों की निगाहें आ गई। हमसे तो उस समय कभी राज्य सरकार नहीं पूछती थी आप कैसे काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो। ठीक है, जो नियम था, कानून था, उससे काम करते थे, अपने आप करते थे। 90 के बाद से ये देखने में आया कि राज्य सरकार में जो भी राजनीतिक पार्टी रही है उसको नोएडा सोने की खान दिखती रही है। पता नहीं किस तरीके से उनकी नियुक्ति करते रहे और यहाँ किस तरीके से क्या प्रमोशन और प्रोन्नतियां कैसे होती रहीं, काम से कोई मतलब नहीं और पूरा राजनीतिकरण हो गया। जो भी राजनीतिक दल आता है, जिसकी भी सरकार वहां होती है, और वो नोएडा को अपनी संपत्ति, प्राइवेट संपत्ति की तरह चुनता है। यहाँ केंद्रीकरण हो गया है, यहाँ सभी अलॉटमेंट वगैरह जो हैं वो वहीं से होते हैं और वहां से जो है वहीं फैसला होता है किसको दिया जाए,
किसी समय 4-5 साल पहले तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ है सुन के, किसी ने मुझे कहा कि कोई स्कीम निकली थी लेकिन उसमें फॉर्म उन्हीं को मिलते थे जो पहले क्लियरेंस ले लेता था वहां से, लखनऊ से, और क्लियरेंस लेने के पहले वहां पे बंटवारा होता था कि ऊपर कितना पैसा देगा, नीचे कितना पैसा देगा। ये मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा। रमा रमन बहुत साल पहले वो मेरे साथ मेरी ही संस्था में कार्य कर चुके हैं, 20-25 साल पहले अच्छे अधिकारी रहे हैं। मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा। मेरा ख्याल है कि वो एक धृतराष्ट्र की तरह नहीं बैठे रहना चाहिए, उनको देखना चाहिए और जो वरिष्ठ अधिकारी होता है उसको इंस्पेक्शन करना चाहिए, लोगों से मिलते रहना चाहिए, खुला अपना एक ओपन फोरम रखना चाहिए, कोई शिकायत हो उसको जांच करनी चाहिए। आप देख रहे हैं संगम प्राइम, जिसमें हम बात कर रहे हैं यादव सिंह के घोटाले से संबंधित। और अब बात की आखिर यादव सिंह पर किसका हाथ। हजारों करोड़ की संपत्ति बेनकाब होने के बाद अभी भी यादव सिंह को सस्पेंड नहीं किया गया है। सरकार की ये लेट लतीफी अब जहां सामाजिक संगठनों को आंदोलन करने पर मजबूर कर रही है, वहीं सियासी बयानबाजियों की गुंजाइश भी बढ़ गई है। सवाल ये कि कई दूसरे मामलों में अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड कर देने वाली सरकार आखिर यादव सिंह के मामले में इतने बहाने क्यों बना रही है। करप्शन किंग पर कब होगी सख्त कार्रवाई, निलंबन के लिए और कितने सबूत चाहिए। जी हां, यादव सिंह के मामले में सरकार का रवैया अब ऐसे तमाम सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये कि आखिर यादव सिंह को सस्पेंड करने में इतना सोच विचार क्यों किया जा रहा है। क्या आयकर विभाग की अब तक की कार्रवाई और कार्रवाई से निकले सबूत काफी नहीं है। आखिर सरकार को और कितने सबूत चाहिए। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सरकार का अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि सरकार ने जरा सी भी गलती मिलने पर किस तरह अधिकारियों को निपटाया है। तो फिर यादव सिंह के मामले में इतनी देरी का मतलब क्या है। 5 से 7 दिन हो गए इस पूरी जांच, पूरी प्रक्रिया में। इन आईटी डिपार्टमेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया, सारी चीजों का खुलासा हो गया है। जो टेंडर उन्होंने दिया, उन टेंडरों में कितने पैसे लिए, इसकी बात भी सामने आ रही है। तो आखिर सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर पा रही। और ये कुतर्क है कि आप जब दुर्गा शक्ति नागपाल का प्रकरण आता है तो कैसे सस्पेंशन जारी हो जाता है और कैसे समाजवादी पार्टी के नेता ने कराई है, सब लोग जानते हैं। पर वही कार्रवाई जब आपको करनी होती है तो आपका बहाना है कि साहब रिपोर्ट आ जाएगी तो कार्रवाई करेंगे। अरे जब रिपोर्ट आई जाएगी तो क्या मतलब होगा। आपको पहल करनी चाहिए, जो परिस्थितियां हैं आप पूछते, कार्रवाई करते। जी हां, यकीनन ये बड़ा सवाल है जो भले ही सियासी तौर पर उठा है, लेकिन इन सवालों को खारिज नहीं किया जा सकता। अतीत में ऐसे कई उदाहरण सामने हैं। ग्रेटर नोएडा की एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल को सिर्फ इसलिए सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि उन्होंने एक अवैध निर्माण कराया था। सरकार को इसमें सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने का डर नजर आया और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि बाद में इस मामले पर हंगामा मचा तो सरकार ने किसी तरह दोबारा दुर्गा शक्ति नागपाल का सस्पेंशन वापस ले लिया। वहीं सरकार के एक मंत्री महबूब अली ने अक्टूबर महीने में एक लेखाधिकारी को खड़े खड़े सिर्फ इसलिए सस्पेंड कर दिया क्योंकि उसके हाथ में अंगूठियां चमक रही थी। बस यही बात मंत्री जी को अखर गई और मंत्री जी लेखाधिकारी को खड़े खड़े नाप दिए। हालांकि जब इस मामले पर सवाल खड़े हुए तो मंत्री जी ने सस्पेंशन की वजह अधिकारी की कथित लापरवाह कार्यशैली बताकर पल्ला झाड़ लिए। निलंबित कराया, निर्देश देने की बात नहीं, निलंबित कराया। क्या कुछ वजह रही उसकी? नहीं, कहीं ना कहीं ये महसूस किया उसके कान बड़े हैं, काम में लापरवाही। अब सवाल ये कि एक ओर तो यूपी सरकार के नुमाइंदे अंगूठियां पहनने और अवैध निर्माण कराने भर से अधिकारियों को सस्पेंड कर देते हैं और दूसरी ओर एक ऐसा अधिकारी जिसके काले धन के खजाने का अंत ही नहीं पता चल रहा है, उसे सस्पेंड करने के लिए जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। ये कहां का इंसाफ है। बहरहाल यादव सिंह की कहानी सबके सामने है, सरकार और जनता सबके सामने। अब तय सरकार को करना है कि वो यादव सिंह पर सख्त कार्रवाई कर इस तरह के दूसरे अफसरों को कड़ा संदेश देती है या फिर मामले के जांच के नाम पर करप्शन के कुबेरों का हौसला बढ़ाती है। बाराबंकी से दुर्गेश के साथ विवेक तिवारी, जी मीडिया, लखनऊ। और लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता अवनीश विद्यार्थी। अवनीश, जब दुर्गा शक्ति नागपाल पर इतनी जल्दी कार्रवाई हो सकती है और हुई, फिर इस केस में
आईटी की ये 5 दिन की रिपोर्ट का इंतजार क्यों किया जा रहा है? जो आईटी ये कह रहा है कि 5 दिनों बाद वो रिपोर्ट सौंपेगी, उसका इंतजार यहां अखिलेश सरकार क्यों कर रही है? देखिए, ये हैरान करने वाली बात है, और न सिर्फ इस मामले में बल्कि खुद यादव सिंह को भी 2012 में जब उत्तर प्रदेश में नई सरकार बनी थी तब भी इसी तरीके से निलंबित कर दिया गया था। उनके खिलाफ शिकायतें मिली थी और शिकायतों को देखते हुए उनको निलंबित करने की कार्रवाई सरकार की ओर से की गई थी। बाद में जांच हुई और उसमें वहां के तत्कालीन सीईओ जो थे, चेयरमैन जो थे राकेश बहादुर, उन्होंने जब इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया तो मुकदमा भी दर्ज किया गया। न सिर्फ यादव सिंह के उस मामले में बल्कि और भी दूसरे कई उदाहरण, उत्तर प्रदेश में गोंडा में एक मंत्री के ऊपर आरोप लगा, कुछ स्टिंग ऑपरेशन हुए और राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त मंत्री थे, उनको लेकर के जो है एलिगेशन सामने आए और उस पूरे मामले में बाद में जब कार्रवाई हुई आगे चल करके तो वहां के एसपी डीएम को ही हटा दिया गया। कई जिलों में इस तरह की कार्रवाई देखने को मिली। करीब 15,000 तबादले उत्तर प्रदेश में अभी तक हो चुके हैं और बहुत सारे ऐसी कार्रवाइयां हैं जो हमने देखी हैं, जो साफ साफ पता चला है कि सत्ता के दबाव में वो तबादले किए गए, वो कार्रवाइयां की गई। दरअसल इसमें सबसे बड़ी बात है रसूख की, उस एक पूरे तंत्र की, जो तंत्र कहीं न कहीं यादव सिंह की बार बार मदद करता है और वही तंत्र हर बार यादव सिंह को बचा रहा है, हर दिन यादव सिंह को बचा रहा है। हर दिन शाम तक ये लगता है कि यादव सिंह आज निलंबित हो जाएगा, लेकिन फिर शायद वही भ्रष्ट तंत्र उसको बचाता है और सरकार को एक बहाना मिलता है कि इस पूरे मामले में जब उसको विस्तृत रिपोर्ट आईटी की ओर से मिलेगी तभी वो आगे की कार्रवाई करेगी। इसको लेकर लोगों में तो गुस्सा है ही, जनाक्रोश धीरे धीरे बढ़ रहा है। अवनीश, ये बताया जा रहा है कि कल कैबिनेट की बैठक होनी है लखनऊ में, इसमें इस मुद्दे को रखा जा सकता है। कितनी उम्मीद की जाए कि इस बैठक में सही तरीके से इस मुद्दे को रखा जाएगा और इस पर सरकार कोई डिसीजन लेगी? देखिए, उम्मीद तो पूरी है। उम्मीद इसलिए पूरी है क्योंकि सरकार के बड़े नुमाइंदे वहां पर पहुंचते हैं, मुख्यमंत्री उस बैठक में रहते हैं, तमाम वरिष्ठ मंत्री उस बैठक में रहते हैं और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार इस मुद्दे पर घिरी है, वो किरकिरी कहीं न कहीं उन मंत्रियों पर इस बात का दबाव बना रही है कि इस मुद्दे को उठाया जाए, क्लैरिफिकेशन जो है वो सरकार की ओर से जारी करने का दबाव बनाया जाए ताकि जो पार्टी की छवि है उससे पार्टी निकल पाए। दरअसल पार्टी में एक खेमा ये मानता है कि यादव सिंह को लेकर के पार्टी जो है बेवजह बदनाम हो रही है और कहीं न कहीं इसको ठीकरा अगर पुरानी सरकार पर फूटा होता, पुरानी सरकार के ज्यादातर आरोप यादव सिंह के साथ जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में उससे किनारा किया जाना चाहिए था, उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए उससे दूरी बनानी चाहिए थी। बजाय इसके सरकार ने इतने दिनों तक उस पर कार्रवाई न करके संकेत दिया कि कहीं न कहीं सरकार भी उसका साथ दे रही है, उसको बचाने की कोशिश कर रही है और उससे समाजवादी पार्टी की सरकार की छवि को भी और पार्टी की छवि को दोनों को नुकसान पहुंच रहा है। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव भी लखनऊ पहुंच गए। माना जा रहा है कि कल कुछ डेवलपमेंट इस पूरे मामले में सामने आ सकती है क्योंकि जिस तरीके से सरकार को विपक्ष लगातार इस पूरे मामले में घेर रहा है, साथ ही साथ सामाजिक संगठन इस मामले में जुड़े हुए हैं और वो लगातार सरकार के खिलाफ अलग अलग जिलों से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि सामाजिक संगठनों ने जो है विरोध शुरू किया है और यादव सिंह की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग जो है वो अब तेज पकड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो यादव सिंह पर कार्रवाई में इतनी देरी क्यों और यादव सिंह पर किसका हाथ, क्या इन सवालों के जवाब कल कैबिनेट की जो बैठक होगी उसमें देने की कोशिश की जाएगी सरकार की तरफ से, ये सवाल बना हुआ है। कल तक इंतजार कीजिए। लेकिन आज क्या हुआ? आज राज्यपाल राम नाईक ने पहली बार बयान दिया इस मामले पर और उन्होंने यादव सिंह के अकूत संपत्ति जमा करने पर हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आगे कोई और नया यादव सिंह न तैयार हो पाए, इसके लिए भी उपाय किए जाने चाहिए। ये मामले की खोज चल रही है और मैं आशा करता हूं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इसको गंभीरता से देखकर इतनी संपत्ति कैसा कोई अर्जित कर सकता है इस पर विचार करे और दोबारा ऐसा कहां उदाहरण देखने के लिए न मिले, इसके लिए कोई बंदोबस्त भी करे।